हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू फ्री एंथ्रोपोलॉजी सीरीज़ फॉर यूपीएससी। और आज हम करने वाले हैं डार्विनिज्म और लामार्किज्म के बीच में डिफरेंस। ठीक है, दोनों थ्योरीज हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में कर लिए हैं, काफ़ी डिटेल में किया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो फटाफट से देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको ये कंपैरिजन समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लामार्क की थ्योरी क्या थी? लामार्क की थ्योरी हमने देखा था, ही वॉज अ फ्रेंच इवोल्यूशनिस्ट, और उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? फिलोसोफी जूलॉजिक 1809 में। इंट्रोडक्शन में हम लोग यही सब लिखेंगे और बता देंगे कि लामार्क ने क्या कहा था शॉर्ट में। यहाँ पे देखिए, तो लामार्कियन थ्योरी सपोजेस दैट चेंज इन इन्वायरमेंट ब्रिंग अबाउट बॉडली चेंजेस विच इज़ एनर्जाइज्ड बाय देयर इनर अर्ज। ठीक है, यहाँ तक समझते हैं पहले। लामार्कियन थ्योरी क्या सपोज करती है कि इन्वायरमेंट में जो जब चेंज आता है तो उससे बॉडी में चेंज आता है। बॉडी में क्यों चेंज आता है? क्योंकि हम लोग को इनर अर्ज होता है अपने बॉडी को चेंज करने का। ठीक है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदलता है, और सच चेंजेस आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। और ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ऐसा लामार्क का कहना था। दस ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसलिए इसका नाम है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हम लोगों ने लामार्क के थ्योरी वाले चैप्टर में भी देख लिया था। अभी वैसे ही इंट्रो में हम लोग डार्विन का थ्योरी भी एक्सप्लेन कर देंगे। डार्विन ने कौन सी किताब लिखी थी? यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इतना बड़ा भी नाम लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इन 1859। ठीक है, इस थ्योरी में डार्विन ने क्या कहा था? डार्विन ने कहा था कि वेरिएशन इन स्पीसीज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ऑलरेडी रहता है वेरिएशन। कैसे रहता है? जिसको रैंडमली, मतलब जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसी समय कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं उसके ऑफ स्प्रिंग में। अब हर बार नहीं आता होगा, लेकिन सपोज 100 या 1000 के जब लेवल पे हम लोग देखेंगे, इंडिविजुअल्स के लेवल पे, तो किसी एक में चेंज आना आम बात है, ऐसा आ सकता है। तो वही कह रहे हैं डार्विन भाई साहब कि चेंज जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज होता है, ग्रेजुअली चेंज होता है इन्वायरमेंट, तो नेचुरल सिलेक्शन स्टार्ट हो जाता है उस पर एक्ट करना। जो स्पीसी या इंडिविजुअल है उस पर नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करने लगता है, जिसमें कि फेवरेबल वेरिएशन वाले जितने इंडिविजुअल्स और हैं वो थ्राइव कर जाते हैं, मतलब उनको बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल हो जाता है, क्योंकि उनका जो वेरिएशन हुआ है वो आने वाला जो इन्वायरमेंट है उसमें वो फेवरेबल साबित होता है। ठीक है, इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज एज द वेरिएशन एक्यूमुलेट ओवर टाइम। हम लोग को पता है कि ये तो एक दिन में होने वाला नहीं है, और डार्विन भी यही जानते थे। डार्विन ने भी यही बताया कि ग्रेजुअली होता है, और ऐसे ही जब ग्रेजुअली एक्यूमुलेट हो जाता है चेंजेस तो एक नया स्पीसी बन जाता है। ठीक है, तो ये इंट्रो दे दिए हम लोग, दोनों के बारे में बता दिए। अभी नेक्स्ट है द डिफरेंस इन देयर पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी एग्जामिन्ड। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग जिराफ का, कैन बी एग्जामिन्ड थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ ए जिराफ। ये एग्जाम्पल आपको अक्षर जान सर की बुक में मिलेगा, तो ये एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले इस कॉन्सेप्ट का कि डिफरेंस क्या है। तो देखिए, एक जिराफ का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ पे लामार्क कहते हैं कि पेड़ लंबे हो रहे थे तो जिराफ ने अडॉप्ट कर लिया अपनी गर्दन को स्ट्रेच करके, ठीक है, ताकि वो पत्ती तक पहुंच सके, और तब तक अडेप्ट करता रहा जब तक कि नेक परमानेंटली लॉन्ग नहीं हो गया। ठीक है, तो ऐसा जिराफ लामार्क का कहना था कि चूंकि पेड़ लंबे हो रहे थे, मतलब चूंकि इन्वायरमेंट बदल रहा था, तो जिराफ अडॉप्ट कर रहा था अपने आप को। इन्वायरमेंट बदलने की वजह से ये एडेप्टेशन कर रहा था अपने गर्दन में, नेक में। लेकिन डार्विन इसी बात को कैसे कहते हैं कि बोथ लॉन्ग नेक्ड और शॉर्ट नेक्ड जिराफ जो है वो एग्जिस्ट करता है एक साथ, प्रकृति में करता था मतलब। और चूँकि ऐसा हुआ कि पेड़ लंबे होने लगे तो लॉन्ग नेक्ड जो जिराफ था उसका बेटर एक्सेस टू फूड हो गया, क्योंकि छोटा गर्दन वाला फिर कम पत्ता उसको रह गया खाने के लिए, और जो लंबा गर्दन वाला था उसके पास ज़्यादा पत्ता आ गया खाने के लिए, क्योंकि वो ऊपर वाले पेड़ के हिस्से तक पहुंच सकता था। तो उनके पास एक एडवांटेज हो गया सर्वाइवल में। ठीक है, और इवेंचुअली उनका रिप्रोडक्शन ज़्यादा हुआ और उन्होंने आउट नंबर कर दिया
जो दूसरे वेरिएशन वाले सेम स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स थे उनको, और फाइनली रिप्लेसिंग द शॉर्ट नेक्ड जिराफ। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल से आप समझ गए दोनों क्या डिफरेंस है दोनों के बातों में। और ये एक डायग्राम है जो मैंने आपको पहले भी दिया था जब हम लोग लमार्किज्म कर रहे थे, उसी समय मैंने ये दे दिया था। ऊपर वाली थ्योरी लमार्क की है, नीचे वाली डार्विन की है। कुछ नहीं, इसमें बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, दोनों कोई मानते हैं। अब इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से लमार्क का कहना है कि नीड फील होता है एक ऑर्गेनिज्म को कि उसका नीड चेंज हो गया है, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, मतलब उसमें एक इनर अर्ज आता है, ठीक है, अपने आप को चेंज करने का, जिसकी वजह से उसके बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर का यूज़ बढ़ जाता है, कुछ स्ट्रक्चर का डिसयूज होने लगता है, मतलब कम यूज होने लगता है। और इसी यूज़ और डिसयूज को हम लोगों ने देखा था कि एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स नाम दिया था लमार्क ने। ठीक है, इस यूज़ और डिसयूज से जो भी ऑर्गन में चेंज आ रहा है वही है एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, लमार्क ने कहा था। और इस यूज एंड डिसयूज से जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो इनहेरिटेड हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में, और जब ये एक्युमुलेट हो जाता है तो बन जाता है इवोल्यूशन का कारण नए स्पीसीज़ में। डार्विन वहीं पे कहते हैं कि भाई इन्वायरमेंट चेंज होता है, हम भी मानते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वेरिएशन पहले से रहता है। डार्विन का ऐसा कहना था कि एक जिराफ है तो लॉन्ग नेक्ड और शॉर्ट नेक्ड दोनों एग्जिस्ट कर रहा था शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में टुगेदर, लेकिन चूंकि इन्वायरमेंट बदल गया, पेड़ लंबे हो गए, छोटा पेड़ का प्रजाति ख़त्म होने लगा, सपोज दैट ऐसा हुआ होगा, तो उसकी वजह से नेचुरल सिलेक्शन चालू हो गया। इन्वायरमेंट बदलता है तो नेचुरल सिलेक्शन वर्क करने लगता है कि भाई जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन होने लगा और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वजह से लंबे गर्दन वाले जिराफ जो है वो सिलेक्ट हो गए, और फिर उनका जो ट्रेट्स था वो इनहेरिट हो गया नेक्स्ट जनरेशन में, और फिर उसी से इवोल्यूशन हो गया और उनका गर्दन लंबा हो गया परमानेंटली। ठीक है, ये डायग्राम आप बना सकते हैं, बहुत इजी टू रिमेंबर है, और इसको बनाइएगा तो एक्स्ट्रा मार्क्स ज़रूर मिलेंगे आपको। और अब आ जाते हैं हम लोग मेन सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। देखिए सिमिलैरिटीज़ क्या था कि दोनों पहले तो ये कह रहे थे कि भाई इवोल्यूशन होता है। 1800s की बात चल रही है जब लोग मानते थे एडम और ईव वाली कंसेप्ट को। ठीक है, कि एडम और ईव पहले मनुष्य थे और इन्होंने अब पॉपुलेशन को बढ़ाया आगे। उस समय पे दोनों मान रहे हैं कि भाई इवोल्यूशन होता है। ठीक है, और इन्होंने डिनाई किया, क्या डिनाई किया, कांस्टेंट नेचर ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, इन्होंने बोला कि आज जो स्पीसीज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं 1000 साल पहले या 10,000 साल पहले वही स्पीसीज़ एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, हेंस प्रपोज्ड कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, दोनों ने कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन दिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सिमिलैरिटी पे, ग्रेजुअलनेस। मतलब दोनों ने यही बात कही कि इवोल्यूशन जो है भाई वो ग्रेजुअली हो रहा है। ठीक है, और डिस्कार्डेड इसेंशियलिज्म, मतलब ऐसा भी नहीं है कि इवोल्यूशन एकदम नेसेसरली हर एक जनरेशन में हो ही रहा है, हर एक जनरेशन में नहीं हो रहा है, धीरे धीरे चेंज आ रहा है, और फिर नेचुरल सिलेक्शन की वजह से वो, या डार्विन की थ्योरी में नेचुरल सिलेक्शन और लमार्क की थ्योरी में अर्ज, इनर अर्ज, इलाइन वाइटल जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से इवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन ग्रेजुअली हो रहा है। दोनों ने यही बात कहा। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं हम लोग, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज यूज्ड बाय बोथ टू एक्सप्लेन वेरिएशन। ठीक है, यूज एंड डिसयूज को दोनों ने समझाया था। लमार्क तो इसको बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे थे यूज एंड डिसयूज को। इन्होंने एग्जांपल दिया था ब्लैक स्मिथ का, और कहा था कि ब्लैक स्मिथ का स्ट्रॉन्गर बाइसेप्स हो जाता है और यही नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। ऐसे ही सबको ही का वेरिएशन ट्रांसफ़र होता है एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का। वहीं पे डार्विन ने यूज एंड डिसयूज को एक वेरिएशन का एक तरीका बताया था वेरिएशन का एक तरीका बताया था। तो दोनों एक तरह से गलत ही थे इस पॉइंट पे, लेकिन दोनों में एक कॉमन था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, बोथ हाईलाइट द रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन इवोल्यूशन। इन्वायरमेंट का रोल पे दोनों अग्री करते हैं कि भाई इन्वायरमेंट का रोल होता है, जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तभी नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। ठीक है, और लमार्क का तो कहना ही था कि भाई इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, इस वजह से इनर अर्ज आ रहा है हम लोग को खुद को चेंज करने का, मतलब हम लोग को नहीं, जिस भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हो रहा है उसको खुद को चेंज करने का इनर अर्ज आ रहा है। तो रोल ऑफ इन्वायरमेंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या है सिमिलरिटी का, कि दोनों एक सिंगल फैक्टर
यूज़ करते हैं अपने कंसेप्ट को समझाने के लिए। मतलब एक वर्ड, हालांकि इसको आप डिफरेंस में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप सिमिलरिटी में लिख सकते हैं कि दोनों एक सिंगल फैक्टर को यूज़ करते हैं समझाने के लिए। जैसे एडेप्टेशन यूज़ किया किसने, लामार्किज्म ने। एडेप्टेशन मतलब इन्वायरमेंट चेंज होगा तो ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करेगा, ऐसा कहना था लामार्क का। डार्विन का क्या कहना था कि भाई नेचुरल सिलेक्शन होगा जब इन्वायरमेंट चेंज होगा तो, ठीक है, और नेचुरल सिलेक्शन में जो फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा। 6th पॉइंट देखते हैं सिमिलैरिटी का। बोथ अग्रीड दैट अक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स को दोनों अग्री करते थे। हाउएवर डार्विन यूज द टर्म वेरिएशन इंस्टेड ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, डार्विन ने कहीं पे अक्वायर्ड कैरेक्टर्स डायरेक्टली नहीं बोला कि जो वेरिएशन होता है नेचर में वो चला जाता है नेक्स्ट जनरेशन में। अच्छा, कॉज ऑफ डाइवर्सिटी देख लेते हैं, सॉरी डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस में फर्स्ट है कॉज ऑफ डाइवर्सिटी। लामार्क ने कॉज ऑफ डाइवर्सिटी क्या दिया, चेंज इन इन्वायरमेंट, उससे जो भी आगे नीड जनरेट होता है, नीड से इनर्ज होता है, उससे इवोल्यूशन होता है। डार्विन का मेन कॉज क्या था कि नेचुरल सिलेक्शन होगा, इन्वायरमेंट चूँकि चेंज कर रहा है तो नेचुरल सिलेक्शन होगा और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। उसके बाद जो ऑलरेडी मतलब वेरीड इंडिविजुअल्स हैं उन पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक्ट करेगा, और जो अच्छा होगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसका प्रजाति नामो निशान मिट जाएगा उसका। सेकेंड, लामार्क एक्सप्लेन्स लीनियर इवोल्यूशन वाइल डार्विन एक्सप्लेन्स बोथ लीनियर एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। लामार्क कहते थे कि भाई एक ऑर्गेनिज्म में कुछ बॉडी में फील हुआ उसको नीड अर्ज, तो वो कुछ चेंज लाया, दूसरा भी फिर चेंज लाया, तीसरा भी वैसे ही चेंज लाया, तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा चेंज लाते जाते एक स्पीसी बन जाता है। लेकिन वो ये नहीं बताया कि एक ही ऑर्गेनिज्म से 4 तरह का ऑर्गेनिज्म बन सकता है। जैसे आप फिंचेस वाला एग्जांपल देखिएगा, ठीक है, गैलापैगोस वाले फिंचेस का, तो आपको पता चलेगा कि डार्विन जो है वो बताए थे कि एक ही तरह का फिंच बर्ड था और उसमें अलग अलग इवोल्यूशन हो गया था। किसी का बीक कैसा हो गया था, किसी का चोंच मतलब कैसा चेंज, अलग अलग तरह का सबका कैरेक्टर, क्लॉ अलग अलग हो गया था, तो वो हो जाता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, कि अलग अलग डायरेक्शन में इवोल्यूशन हो सकता है एक ही ऑर्गेनिज्म का। लामार्क फिर क्या कहते हैं, 3rd पॉइंट देख लेते हैं। इनका साइंटिफिक एविडेंस नहीं था इनके पास, कोई भी पॉइंट ये अच्छे से प्रूव नहीं कर पाए थे, जबकि डार्विनिज्म ने फैक्ट्स प्रेजेंट किए थे अपने थ्योरी के लिए। बहुत सिंपल पॉइंट है ये। 4th है, इन मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी फुल क्रेडिट इज गिवन टू डार्विनिज्म वाइल लामार्किज्म इज टोटली इग्नोर्ड, ठीक है, तो लामार्किज्म को इग्नोर कर दिया जाता है अभी के टाइम में। और एक और डिफरेंस है बहुत अच्छा, यहाँ पे मिस हो गया मेरे से, चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ। 5th यूनिट मतलब यूनिट जो था लामार्क के लिए वो क्या था, इंडिविजुअल एज ए यूनिट, ठीक है, और डार्विन के लिए क्या था, वही पॉपुलेशन एज ए यूनिट था। ये एक डिफरेंस था दोनों में, और भी डिफरेंसेस होंगे, लेकिन जनरली ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है, तो आपने क्या करना है, ध्यान देना है कि 5 पॉइंट आप इसका दे दें सिमिलैरिटी का, 5 पॉइंट डिफरेंस का दे दें। 10 पॉइंट लिखते लिखते तो आपका टाइम ही ख़त्म हो जाएगा, और अगर कोई एडिशनल आपको पता चलता है डिफरेंस तो आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट क्या है, कंक्लूजन में हम लोग यही बोलेंगे कि भाई डार्विन और लामार्क ने बेसिक फ्रेमवर्क तैयार किया उस समय इवोल्यूशनरी थ्योरी का, और आगे चल के उसी पे डेवलपमेंट हुआ, और अभी हम लोग को मॉडर्न इवोल्यूशनरी थ्योरी मिल गया। मतलब दोनों की सराहना कर देंगे, विन विन दोनों को घोषित कर देंगे कि भाई गलत सलत जो भी कहा कोई बात नहीं, लेकिन दोनों ने हेल्प किया आगे बढ़ाने में, किसको, इवोल्यूशनरी थ्योरी को। चलिए, तो यहाँ पे लामार्किज्म और डार्विनिज्म के बीच का सिमिलैरिटी या कंपैरिजन जो देख रहे थे हम लोग वो ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। अगले लेक्चर में क्या है, मैक्रो एंड माइक्रो इवोल्यूशन, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।